नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इस पर 2 वीडियो बनाए थे और अब तक हम आर्टिकल 151 तक रिवीजन कर चुके हैं। अब हमारा भाग 6 चल रहा है। शुरू होगा भाग 6 और इसमें हम आर्टिकल 152 से लेकर और आगे के जो आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। ये हाई कोर्ट के जो आर्टिकल हैं 226 से लेकर अ, वो तमाम सारे आर्टिकल पढ़ेंगे 234 तक। देखते हैं भाग 6 के अंदर क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 152 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 152 परिभाषा से रिलेटेड है। इसके अंदर परिभाषा है और वो परिभाषा किसकी है? राज्य की। यानी जो राज्य है वो अ, क्या है? स्टेट की परिभाषा है और इस स्टेट की परिभाषा में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। तो 152 राज्य की परिभाषा के बारे में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 153। यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है, अध्याय 2 भाग 6 का कार्यपालिका। ये कार्यपालिका किसकी है? राज्य की। तो कार्यपालिका में सबसे पहले राज्यपाल है। 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ये जो आर्टिकल हैं वो है 153। आर्टिकल नंबर 154 ये कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राज्यपाल करेगा। किसकी सहायता से? मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 राज्यपाल की पदावधि को लेकर है। तो जो राज्यपाल की पदावधि है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर पदासीन रह सकता है। 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता है, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है कि एक राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वो आर्टिकल है आपका 157। आर्टिकल नंबर 157 राज्यपाल के लिए नियुक्त होने वाले व्यक्ति की अर्हताएं हैं। वहीं 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 157 और 158 इसमें जो डिफरेंस है, कई बार अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 157 में योग्यताएं हैं और 158 में पद के लिए शर्तें हैं। तो शर्त और योग्यताएं दोनों अलग अलग आर्टिकल में हैं, 157 और 158 के अंदर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 159। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो स्टेट के होते हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। 160 कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी अगर राज्यपाल पद पर नहीं हो तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 160। यानी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो राज्यपाल के कार्यों को कार्यान्वित करता है। फिर आर्टिकल नंबर 161 समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति जो आर्टिकल 72 में दी गई थी राष्ट्रपति को, वही शक्तियाँ लगभग वैसी की वैसी ही 161 में दी गई हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कि ये जो आर्टिकल चलते हैं 72 प्लस 89, ये 89 प्लस होंगे तो 161 हो जाएंगे। अब ये सेम चीज़ें आगे वैसी की वैसी चलती हैं। 73 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उधर सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, इधर 162 में होता है। मैंने आपको जो पिछला वीडियो था इसमें ये चीज़ बताई थी
कि ये एक ट्रिक है आर्टिकल्स को याद रखने की, क्योंकि जो केंद्र की कार्यपालिका है और स्टेट की कार्यपालिका है लगभग लगभग कार्य वैसे ही हैं, प्रावधान भी वैसे ही हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वर्ड है वो दो जगह यूज में लिया गया है, एक आर्टिकल 74 में और एक 163 में। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो तमाम चीज़ें हैं। आर्टिकल 165 वहाँ पे जो 76 आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी का है, इधर 165 राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान करता है। आपको पता है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का एक तरह से वकील है जो सरकार की पैरवी करता है। सरकारी कार्य संचालन के जो नियम हैं उनके तहत आर्टिकल 166 में राज्य की सरकार के कार्य संचालन नियमों के संबंध में प्रावधान किया गया है। आपको पता है कि वहाँ 1961 में कार्य संचालन नियमों का प्रावधान किया गया है। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य दायित्व निर्धारित किए गए हैं कि वो राज्यपाल को कुछ ऐसी जानकारियां प्रदान करेगा। वो सारी बातें आर्टिकल 167 में लिखी गई हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हैं अपना वो है 168 राज्य के विधानमंडलों का गठन। वहाँ पे जो आर्टिकल संसद के लिए था 79 में जो संसद का प्रावधान था वो 168 में राज्य के विधानमंडलों का गठन है। 169 राज्य विधान परिषद का उत्साधन या सृजन के बारे में प्रावधान करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो उच्च सदन है राज्य विधान परिषद, ये कुछ राज्यों के अंदर है, जैसे कर्नाटका है, यूपी है, पहले जम्मू कश्मीर में थी, तेलंगाना में है, बिहार में। इस प्रकार से राज्य विधान परिषद का जो उत्साधन या सृजन है यानी बनाना या मिटाना, ये आर्टिकल 169 में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना है। देखो, राज्य विधानमंडल का गठन 168 में है, उसके बाद में राज्य विधान परिषद का उत्साधन या सृजन 169 में। 170 में विधानसभाओं की संरचना है और वहीं 171 में विधान परिषदों की संरचना है। ये आर्टिकल भी कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है। 171 विधान परिषदों की जो संरचना है यानी विधान परिषदों का क्या आकार होगा, और ये सब प्रावधान 171 में किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 172 राज्य के विधानमंडल की अवधि, यानी जो 5 वर्ष अवधि निर्धारित की गई है राज्य विधानमंडलों की, उस अवधि का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल नंबर 172 के अंदर। 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी किसी व्यक्ति को एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है, वो सारे प्रावधान 173 में किए गए हैं। और नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी 174 में सत्र का आह्वान करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये सारे कार्य राज्यपाल करता है। सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, जैसे राष्ट्रपति का वहाँ पर है ठीक वैसे ही यहाँ पर राज्यपाल का है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ये उसी सीक्वेंस में चलता है जिस सीक्वेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट में चलते हैं, तो आपको वो डिफरेंस याद रखना है। 89 कई जगह ये 100 भी होता है। और 177 सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, यानी मंत्रियों को सदन में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं या महाधिवक्ता के क्या अधिकार प्राप्त हैं, ये तमाम प्रावधान किए गए हैं 177 में। उसके बाद में आते हैं राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, यानी जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल है आपका 178। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना, ये सारे प्रावधान 179 में किए गए हैं।
180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यानी यदि अध्यक्ष पद पर नहीं है, किसी कारण से पद रिक्त हैं, तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करता है या फिर अन्य कोई व्यक्ति को ये शक्ति प्राप्त होती है। वो आर्टिकल है आपका 180। नेक्स्ट आर्टिकल है 181। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, तब पीठासीन अधिकारी मतलब पीठासीन नहीं होना, वो अपनी चेयर पे नहीं बैठेंगे जब उनके खिलाफ, खुद के खिलाफ हटाने के लिए कोई संकल्प पारित है। ये प्रावधान करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 181। आर्टिकल नंबर 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, इनका प्रावधान करता है। और ठीक वैसे ही जैसे विधान मंडल में जो प्रावधान किए गए हैं, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये 183 में है। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 185 आपका जो सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प हो तो वो पीठासीन नहीं होते हैं। यानी ये जो 4-5 आर्टिकल हैं वो वापस रिपीट होते हैं विधानमंडल और विधान परिषद में, तो उसी सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति, इनके वेतन भत्ते 186 में है। और 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय है। ठीक वैसे कार्य संचालन के नियम यहाँ भी लागू होते हैं। 188 ये सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। जैसे वहाँ पे एमपी शपथ लेते हैं, यहाँ पे एमएलए शपथ लेते हैं। 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्रवाई करने की शक्तियाँ और गणपूर्ति। तो ये गणपूर्ति का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 189 है वो राज्य की जो कार्यपालिका हैं और विधायिका हैं, विधायिका में जो गणपूर्ति के प्रावधान है वो हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 189 के अंदर। सदस्यों की निरर्थता ये है 190 के अंदर स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्य के लिए निरर्थता, सदस्यता के लिए जो निरर्थता यानी अयोग्यताएं हैं उन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 192 सदस्यों की निरर्थता से संबंधित प्रश्नों का निश्चय, ये आपको पता है वहाँ पे भी इसी प्रकार का आर्टिकल था। ये इलेक्शन कमीशन को पावर होती है इसके अंदर। 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहरित न होते हुए भी निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। यानी यदि कोई सदस्य योग्यता नहीं रखता है या अयोग्य होने के बावजूद भी बैठता है और वो उसको मत देने के लिए दंड भी दिया जा सकता है। इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 193 में। राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है 194 विधानमंडल के जो सदन होते हैं उनके सदस्य और समितियाँ, उनकी शक्तियाँ और विशेष अधिकारों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 194। 195 सदस्यों के वेतन भत्ते आर्टिकल नंबर 195 में दिए गए हैं। 196 विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध करता है। आर्टिकल नंबर 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन यानी पाबंदियां लगाता है। 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 199 धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक कौन परिभाषित करेगा, तो वही राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वहाँ पे भी आपको पता है 110 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को परिभाषित करता है। 200 में विधेयकों पर अनुमति और 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ये राज्यपाल के स्पेशल प्रोविजन है 200 और 201। तो ये जो आर्टिकल हैं 200 और 201 ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई विधेयक है उस पर राज्यपाल अनुमति देगा या नहीं देगा, या फिर राष्ट्रपति के विचार उसको आरक्षित रख लेगा।
इससे संबंधित ये सारे प्रावधान किए गए हैं। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो टेबल पे रखे जाते हैं विधानसभा की मेज पर, वो 202 में रखे जाते हैं। 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। और 204 में विनियोग विधेयक, आपको पता है वहाँ पे 114 के अंदर विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अगला जो आर्टिकल है वो है 205 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। ये सेम वही प्रोसेस है, अनुपूरक और अधिक अनुदान। अगर पैसा जो जारी किया गया किसी स्कीम के लिए और अगर वो पर्याप्त नहीं है तो इसके लिए अतिरिक्त जो पैसा जुटाया जाता है वो इसी के तहत जुटाया जाता है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, यानी जब सरकार के पास पैसा नहीं हो और बजट की बहस हो रही हो तो सरकार का खर्चा चलाने के लिए लेखानुदान मांगे जारी की जाती है। आर्टिकल नंबर 207 207 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। साधारण प्रक्रिया में आर्टिकल 208 प्रक्रिया के नियमों के बारे में प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल नंबर 209 ये राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। जो इसके वित्तीय कार्य हैं उनका विनियमन किया जाता है। 210 के अंदर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, यानी विधानमंडल में किस प्रकार की भाषा उपयोग में ली जाएगी, इस सब का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 210 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, यानी कुछ पाबंदियां लगाता है, उनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लोकसभा की जो कार्रवाई है उसमें जांच नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही प्रावधान राज्य विधानमंडलों में भी किए गए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हैं 4, ये है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। हम छठा भाग पढ़ रहे हैं संविधान का। वहाँ पे जो आर्टिकल है 123 123 जिसमें ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, ठीक वैसी शक्ति जब विधानमंडल विश्रांति काल यानी सदन में सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल जो अध्यादेश हैं, ऑर्डिनेंस है, वो जारी कर सकता है और ये शक्ति उसको मिलती है 213 में। फिर 124 में वहाँ सुप्रीम कोर्ट चालू होता है। यहाँ पे 214 में हाई कोर्ट के जो आर्टिकल हैं वो आरंभ हो जाते हैं। पहला आर्टिकल है 214, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रोविज़न किया गया है। कुछ राज्यों को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट रखे गए हैं और कई राज्यों के इंडिविजुअल हाई कोर्ट्स हैं। 215 उस न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी हाई कोर्ट कोई ऐसे डिसीजन देते हैं तो उनको रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। 216 उस न्यायालयों का गठन, किस प्रकार उच्च न्यायालयों का गठन किया जाएगा, उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, इन सब के प्रावधान है वो 216 में किए गए हैं। 217 उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का उल्लेख करता है। वहीं आर्टिकल 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं पर वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, वो हाई कोर्ट में भी लागू होते हैं। 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इसके बारे में उल्लेख करता है। 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, यानी अगर कोई हाई कोर्ट का जज बन जाता है तो वो कोई भी किसी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, कोई आजीविका ग्रहण नहीं कर सकता है। 221 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण यानी ट्रांसफ़र, जो हाईकोर्ट जजेज के ट्रांसफ़र हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। 222 कि हाईकोर्ट के जजों के जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं। अगला आर्टिकल है 223 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति और 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। 224 का उस न्यायालय की बैठकों में सेवनेट न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो हाईकोर्ट की मीटिंग्स होती है उसमें रिटायर्ड जज भी बैठ सकते हैं। 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, यानी उनकी जो अपीलीय अधिकारिता है वो किस प्रकार की रहेगी, ये सारे प्रावधान किए गए हैं
225 में 226 कुछ रिट निकालने की उस न्यायालय की शक्ति, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रचार, 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती हैं, इसमें 226 में हाईकोर्ट को ये पावर दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 में रिट्स जारी करता है, उसके मुकाबले हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर्स मिले गए हैं। हाई कोर्ट ज़्यादा सशक्त है रिट जारी करने में। 226 का अनुच्छेद 226 के अधीन कार्रवाइयों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना, इसको लॉक कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं और उनका सुपरविजन कर सकता है हाई कोर्ट, उसके पास पावर है। 228 कुछ मामलों का उस न्यायालयों को अंतरण, यानी कुछ जो केसेज हैं उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध और लॉक किया गया है, इसको हटा दिया गया है 228 को। नेक्स्ट आर्टिकल है 229, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यानी हाईकोर्ट का जो स्टाफ है उनके संबंध में प्रोविजन किया गया है 229 में। आर्टिकल नंबर 230, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, यानी जो हाई कोर्ट की अधिकारिता है वो संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होगी। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन जो दमन, दीव और नागर हवेली, ये सब संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। जैसे मद्रास हाई कोर्ट के अधीन में पौंडीचेरी और ये सब संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। वैसे ही कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन और अन्य संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। अब अगला आर्टिकल है 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कहीं 2-2, 3-3 राज्यों को मिलाकर भी एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। 231, इसके अंदर अनुच्छेद 230, 31, 32 के स्थान पर अनुच्छेद 230 व 31 प्रतिस्थापित किए गए हैं। फिर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, अध्याय 6, जो 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है 233 एग्जाम के अंदर, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 क में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण। 234 के अंदर जो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती होती है वो 234 में होती है। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रावधान रखता है। और 236 में निर्वचन दिया गया है। वहीं 237, ये कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, इसके प्रावधान किए गए हैं 237 के अंदर। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, ये क्योंकि कैटेगरी खत्म हो गई है तो इसका लॉक कर दिया गया है 238 का। 239 में संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन, जो यूटीआई प्रदेश हैं उनका प्रशासन है। 239 क में कुछ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन किया गया है। जो पांडिचेरी और दिल्ली की जो विधानसभा है वो 239 क में दी गई है। ये आप देख लीजिए 239 क यानी जो AA है वो दिल्ली के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस करता है। 239 क ख है वो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है यूटीआई प्रदेश में। 239 ख ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको पावर दी गई है ऑर्डिनेंस जारी करने की, वो 239 ख में दी गई है। ये जो पावर है 239 ख में दी गई है। इस प्रकार के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलजी और जैसे दिल्ली के सीएम के बीच में कई बार विवाद चलता रहता है, तो ये आर्टिकल चर्चा में रहते हैं करंट में। 240 के अंदर कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति विनियम बना सकता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों का अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है तो। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट का प्रोविज़न किया गया है, जो उनके अधीन ही जैसे दूसरे स्टेट के कोर्ट हैं उसके साथ ही क्लब किया गया है उनको। 242 का लॉक कर दिया गया है। तो ये जो कुल आर्टिकल हैं जो राज्य संघ राज्य
इनसे संबंधित थे, हाई कोर्ट से संबंधित थे। आर्टिकल नंबर 152 से लेकर और 242 ये भाग 6 हैं, जिसके साथ ही इसमें भाग 7 और 8 ये भी हैं। अपन ने 6, 7 और 8 3 भाग पढ़े हैं। देखो, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, उसका लोप कर दिया गया है 238 का। तो भाग 8 और 6 मुख्य रूप से यही थे। 6 के अंदर राज्य थे और 8 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र थे। इस प्रकार हमने ये एक शॉर्ट रिवीजन किया है। यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतना रिवाइज कर रहे हैं कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ हैं। जैसे 239 ख अगर आपके सामने आता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूटीआई के, उनको ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है वो 239 ख में दिया गया। अगर इतना भी आपको याद है तो इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डिटेल में हम जब एक पूरा सीरीज चालू करेंगे संविधान की, तो 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल पे हम कम से कम 15 से 20 मिनट की क्लास लेंगे। वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको पब्लिश करेंगे लोगों तक ये पहुँचेगा। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा एक प्रयास है छोटा सा, हो सकता है कि आपके जीवन में सफलता में छोटा सा भागीदार मैं भी बनूं। और मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप तरक्की करें, अच्छे से पढ़ाई करें। चाहे आप कोई भी चैनल देखें मन से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाने वाला हर टीचर कुछ न कुछ अच्छा ही पढ़ाता है। अगर आपको 10-20% भी चीज़ें याद होती है तो आपके जीवन में कंपटीशन एग्ज़ाम में वो कहीं न कहीं उपयोगी साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए पुनः शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आराम से मिल सके। थैंक यू सो मच।